यस, गुड इवनिंग। आज फार्माकोथेरेपेटिक्स की पहली यूनिट का लास्ट लेक्चर है। ठीक, फार्माकोथेरेपेटिक्स की फर्स्ट यूनिट का लास्ट लेक्चर है। मींस 3 लेक्चर में पहली यूनिट खत्म हो जाएगी। हमने पहले भी बात करी है कि फर्स्ट लेक्चर काफी इंपॉर्टेंट है इसका। जैसे कि रेशनल यूज ऑफ मेडिसिन हर साल पूछा जाता है, एविडेंस बेस्ड मेडिसिन लगभग हर साल पूछा जाता है, इसेंशियल मेडिसिन लिस्ट क्या होती पूछा जाता है, एसटीजी गाइडलाइंस पूछी जाती है। ये 4 सवाल आपको इसमें पूछे जाते हैं पहली यूनिट में, जिसमें 2 के जवाब तुम्हारे पास ऑलरेडी हैं और 2 के जवाब इस लेक्चर में मिल जाएंगे। क्लियर? चलो भाई शुरू किया जाए। ओके, तो भाई पहले तो इसेंशियल मेडिसिन लिस्ट क्या होती है। देखो, इसेंशियल मेडिसिन लिस्ट वो होती है जो बहुत जरूरी होती है, मींस कहते हैं ना जो आवश्यक होती हैं। तो ये लिस्ट इसलिए बनाई जाती है गवर्नमेंट की सहमति से कि जो जरूरी दवाएं हैं वो हर किसी को वाजिब दामों पे मिल सके, इनमें गवर्नमेंट अपनी सब्सिडी लगाती है। आवश्यक दवाओं की सूची होती है जिसको इसेंशियल मेडिसिन लिस्ट बोलते हैं। विश्व संगठन WHO द्वारा इसका संकलित और प्रकाशित की जाती है। तो इसेंशियल मेडिसिन लिस्ट कौन जारी करता है, कौन बनाता है? तो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, जिसको WHO बोलते हैं या विश्व स्वास्थ्य संगठन भी बोलते हैं इसको, ठीक है, वही बनाता है और वही प्रकाशित करता है, यानी पब्लिश करता है। बुनियादी स्वास्थ्य प्रणाली की सबसे महत्वपूर्ण यानी इंपॉर्टेंट जरूरत होती है जो प्रभावी और सुरक्षित दवाओं का प्रतिनिधित्व करने के लिए डिजाइन किया जाता है। जरूरी दवाएं हर किसी को मिल सके, मींस अपने यहाँ कोई बिना दवाओं के किसी की जान न जाए। जो कुछ भी जरूरी है वो सब इस लिस्ट में रहता है। इसका मेन उद्देश्य क्या होता है? ये सुनिश्चित करना कि लोगों को उनकी जरूरत और आवश्यकता की दवाएं सही दाम पे मिल सके। दवाओं को तर्क संगत उपयोग मींस दवाओं का इस्तेमाल ज्यादा से ज्यादा बढ़ाया जाए जो जरूरी दवाएं हैं। स्वास्थ्य सेवा संगठनों के आवंटन को अनुकूलित करना मींस इनको अच्छी तरीके से इंप्लीमेंट करना ताकि डॉक्टर इनको प्रिस्क्राइब करें और पेशेंट को सही दवाएं ताकि जान उनकी बच सके। इसके कुछ स्टैंडर्ड्स होते हैं। किस तरीके से इसेंशियल मेडिसिन लिस्ट बनाई जाती है, उसके चयन का, उसके सिलेक्शन का कुछ क्राइटेरिया होता है। क्राइटेरिया में जो बीमारी होती है वो कितनी ज्यादा व्यापक है, कितनी ज्यादा खतरनाक है, इसका आकलन करना। अगर वाकई में खतरनाक है, जानलेवा है, किसी गरीब इंसान की उससे जान जा सकती है खाली इसलिए कि वो इंसान उस दवा को खरीद नहीं सकता, राइट, खरीद नहीं सकता, तो ऐसी दवाओं पे गवर्नमेंट सब्सिडी लगा के उसको जो है इसेंशियल मेडिसिन लिस्ट में डाल देती है। ठीक, प्रभावकारिता और सुरक्षितता के प्रमाण, तुलनात्मक मींस कंपैरिजन, लागत कॉस्ट जिसको बोलते हैं, सार्वजनिक स्वास्थ्य प्रासंगिकता जो होती है, श्रेणियां, अलग अलग श्रेणियां हैं, मुख्य सूची, पूरक सूची, अपडेट होती, वैश्विक राष्ट्र संगठन और प्रभाव। इसी चीज को, इसी में कुछ उदाहरण दिए गए हैं, इसको हम लोग अंग्रेजी में समझते हैं जो ज्यादा अच्छे समझ में आ जाएगा। हिंदी में जो बच्चे हैं वो हिंदी में पढ़ लेंगे, मैं हिंदी में समझा दूंगा, नोट्स वहां से मिल जाएंगे। इसेंशियल मेडिसिन लिस्ट मेडिकेशन कंसीडर्ड टू बी मोस्ट इफेक्टिव एंड सेफ मीड, ऐसी दवाएं जो बहुत जरूरी हैं, जो सेफ हैं और इफेक्टिव हैं, उनको इसेंशियल मेडिसिन लिस्ट में डाल दिया जाता है। हियर द ब्रीफ ओवरव्यू का डेफिनेशन क्या? इसेंशियल मेडिसिन लिस्ट इज कंपाइल्ड एंड पब्लिश्ड बाय whom? WHO। इसेंशियल मेडिसिन लिस्ट कंपाइल्ड मींस बनाने का और पब्लिश्ड मतलब प्रकाशित करने की जिम्मेदारी किसकी? WHO की होगी। तो WHO रिप्रेजेंट्स द मिनिमम मेडिसिन नीड फॉर बेसिक हेल्थ केयर सिस्टम। कौन सी दवाएं होंगी? जो बेसिक हेल्थ केयर सिस्टम, भाई किसी के सिर में दर्द, जो रोजमर्रा में सबसे ज्यादा इस्तेमाल होने वाली दवाएं हैं, उन दवाओं को सस्ता किया गया। सर्दी की दवाएं हो, मलेरिया की दवा हो, सरदर्द की दवा हो, पेन हो, किसी को अल्सर हो गया, मींस जो बीमारियां डेली रूटीन में सबसे ज्यादा होती हैं, अगर वो दवाएं सबसे ज्यादा महंगी हो जाएंगी तो आदमी खरीद ही नहीं पाएगा, राइट। तो जो सबसे ज्यादा बीमारियां होती हैं और जिन दवाओं का इस्तेमाल सबसे ज्यादा किया जाता है, उन दवाओं को इसेंशियल मेडिसिन लिस्ट में डाल दिया जाता है जिससे कि वो सस्ती रहें, मार्केट में उनके रेट बहुत ना बढ़ने पाए। अभी हम उस लिस्ट को भी देखेंगे जिसमें वो दवाएं हैं, ठीक है। इसमें इफिकेसियस मींस प्रभावशाली, सेफ दवाएं हैं और कॉस्ट इफेक्टिव मेडिसिन फॉर प्रायोरिटी कंडीशन। कॉस्ट इफेक्टिव मतलब
सस्ती दवाएं, है ना। अब गवर्नमेंट एक स्कीम लेके आ गई है ऑलरेडी, जिसमें जन औषधि केंद्र खूब सारे खुलने जा रहे हैं। मतलब अब मेडिकल स्टोर वालों की वाट लगने का समय आ गया है। कहने का मतलब जो महंगे महंगे मार्जिन पे दवाएं बेचते थे, जन औषधि केंद्र में लगभग 90% सस्ते दामों पे वो दवाएं मिल जाएंगी। मेडिकल स्टोर वालों का मार्जिन कम हो जाएगा, राइट। तो कुल मिला के इसेंशियल मेडिसिन लिस्ट लागू होने जा रही है। पर्पज इसका क्या है इसेंशियल मेडिसिन लिस्ट का? पर्पज ये है कि प्रमोट रेशनल यूज ऑफ मेडिसिन। और रेशनल यूज ऑफ मेडिसिन में हमने देखा था कि भाई सही दवाई सही समय पे सही पेशेंट को सही रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन पे सही दामों पे दिया जाए, उसी को तो बोलते हैं रेशनल यूज ऑफ मेडिसिन। तो इसेंशियल मेडिसिन लिस्ट क्यों बनाई गई? ताकि रेशनल यूज ऑफ मेडिसिन दिया जा सके, राइट। ऑप्टिमाइज एलोकेशन ऑफ हेल्थ केयर, ज्यादा से ज्यादा हेल्थ केयर सिस्टम में ये दवाएं ऑप्टिमाइज की जा सके, इंप्लीमेंट की जा सके। सिलेक्शन क्राइटेरिया, डिजीज कितनी भयंकर है, डिजीज कितनी ज्यादा होती है, कितनी ज्यादा दवाओं की जरूरत है, और उस दवा जो दवा इसमें शामिल की जाएगी इसेंशियल मेडिसिन लिस्ट में, उस दवा के प्रूफ एविडेंस होने चाहिए, सबूत होने चाहिए कि दवा प्रभावशाली भी है और सेफ है। मींस बिना अगर डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन के ले लिया तो किसी तरह की कोई दिक्कत पेशेंट को नहीं होगी। कंपैरेटिव कॉस्ट इफेक्टिव, बाकी दवाओं से जो डेली रूटीन की दवाएं हैं इसेंशियल मेडिसिन लिस्ट में जो दवाएं हैं ये सस्ती होनी चाहिए, पब्लिक हेल्थ के लिए होनी चाहिए, राइट। कैटेगरी क्या है? मेडिसिन आर डिवाइडेड इन कोर, बेसिक कैटेगरी और कॉम्प्लीमेंट्री। ऐसी दवाएं जो बेसिक कैटेगरी में बेसिक यानी फर्स्ट कैटेगरी में, और दूसरी कॉम्प्लीमेंट्री मींस उसके सपोर्ट में आती हैं। जैसे जो कोर लिस्ट है, जो बेसिक कैटेगरी है, मोस्ट कॉस्ट इफेक्टिव ऑप्शन फॉर की हेल्थ प्रॉब्लम शुड बी अवेलेबल एट ऑल टाइम, ये दवाएं कोर लिस्ट है, सबसे मजबूत लिस्ट है। इन दवाओं की अवेलेबिलिटी 24 घंटे होनी चाहिए, क्योंकि ये दवाएं सबसे ज्यादा इस्तेमाल की जाती हैं। सबसे ज्यादा इस्तेमाल की जाने वाली दवाएं इसेंशियल मेडिसिन लिस्ट में रहती हैं, इसीलिए इन दवाओं की कीमत बढ़ती नहीं है। अभी दवाएं देखोगे खुद ही समझ जाओ। कॉम्प्लीमेंट्री लिस्ट में बहुत सारे डायग्नोस्टिक एजेंट होंगे, स्पेसिफिक सिचुएशन पे ही दवाएं दी जाती हैं, और कोर लिस्ट जो सबसे ज्यादा इस्तेमाल की जाती है। अपडेट की बात करें, इसको अपडेट कौन करेगा? तो इसेंशियल मेडिसिन लिस्ट हर 2 साल में अपडेट होती है, जिसमें पुरानी दवा अगर कोई साइड इफेक्ट ज्यादा या एलर्जी ज्यादा है तो उसको इसेंशियल मेडिसिन लिस्ट से हटा दिया जाता है। मार्केट में रिसर्च होके कोई और अच्छी दवाई आई है तो उसको इसमें ऐड कर दिया जाता है। हर 2 साल पे ये क्या होता है, ये लिस्ट अपडेट होती है। नोट कर लेना पॉइंट, ये एग्जाम में पूछा जाता है कि इसेंशियल मेडिसिन लिस्ट कितने दिनों पे अपडेट होती? 2 साल पे। कौन अपडेट करता है? WHO करता, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। इसेंशियल मेडिसिन लिस्ट कौन बनाता है? वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, WHO बनाता है। कौन पब्लिश करता है इसेंशियल मेडिसिन लिस्ट? WHO पब्लिश करता है। क्लियर? कितनी कैटेगरी है? 2 कैटेगरी, कोर कैटेगरी और कॉम्प्लीमेंट्री कैटेगरी। कोर कैटेगरी में बेसिक दवाएं जो सबसे ज्यादा इस्तेमाल होती हैं, कॉम्प्लीमेंट्री में जो कम इस्तेमाल होती है, डायग्नोस्टिक या स्पेशल सिचुएशन में ही उनका इस्तेमाल होता है, ठीक है। फिर ग्लोबल एंड नेशनल लिस्ट। भाई ग्लोबल मतलब वैश्विक, विश्व स्तर पे, और नेशनल मतलब जो हमारे देश की बीमारियां हैं। भाई बीमारियां तो एरिया वाइज भी होती हैं, गांव में चले जाओ दूसरी बीमारी, समुद्र के किनारे चले जाओ दूसरी बीमारी, नदी के किनारे चले जाओ दूसरी बीमारी, प्लेन पे चले जाओ दूसरी बीमारी, और पहाड़ों पे चले जाओ दूसरी बीमारी। एरिया वाइज बीमारियां अलग अलग होती हैं, इसीलिए ये लिस्ट इसी तरीके से होती है। व्हाइल WHO पब्लिशेस द ग्लोबल इसेंशियल मेडिसिन लिस्ट कंट्रीज एंड, तो जो इसेंशियल मेडिसिन लिस्ट है, चाहे ग्लोबल हो विश्व स्तर पे, चाहे नेशनल लिस्ट हो, दोनों लिस्ट को पब्लिश करने की जिम्मेदारी, इसेंशियल मेडिसिन लिस्ट बनाने की जिम्मेदारी किसकी? WHO की। पॉइंट 3 याद रखना, हर 2 साल पे इसेंशियल मेडिसिन लिस्ट अपडेट होती है। कौन करता है? WHO करता है, ठीक। कौन बनाता है? WHO बनाता है। कौन पब्लिश करता है? WHO पब्लिश करता है। ग्लोबल लिस्ट कौन बनाता? नेशनल लिस्ट कौन बनाता? दोनों लिस्ट WHO बनाता है इसेंशियल मेडिसिन लिस्ट की। इसके फायदे क्या होंगे? ये हेल्प करती है इसेंशियल मेडिसिन लिस्ट
टू गाइड प्रोक्योरमेंट एंड सप्लाई ऑफ मेडिसिन, हमेशा इनका स्टोरेज और कैसे सप्लाई करना उसके बारे में बताता है। असिस्ट द फॉर्मुलेशन ऑफ द इंश्योरेंस रिएम्बर्समेंट, इसमें अगर किसी का मेडिक्लेम है, हेल्थ इंश्योरेंस है, तो इसमें जितने भी प्राइस होंगे अगर पेशेंट ने लगाए हैं तो वो सारे पैसे क्लेम के टाइम पे वापस दे दिए जाते हैं, मतलब इलाज फ्री ऑफ कॉस्ट होगा। प्रमोट द यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज एंड इक्विटेबिलिटी एक्सेस ऑफ हेल्थ केयर, ये इसेंशियल मेडिसिन लिस्ट बनाई ही इसीलिए जाती है कि कोई भी इंसान जरूरी दवाओं से वंचित ना रह सके। ये बहुत अच्छे से समझ में आएगी जब तुम इसेंशियल मेडिसिन लिस्ट होती क्या है जब तुम समझ जाओगे। देखो भाई एग्जांपल की बात करें, WHO ने बनाई इसेंशियल मेडिसिन लिस्ट, कौन कैटेगरी, एनाल्जेसिक एंड एंटीपायरेटिक, बताओ भाई सबसे ज्यादा इस्तेमाल होती है कि नहीं, जिसमें दवा कौन सी, बुखार के लिए पैरासीटामोल और दर्द के लिए आइब्यूप्रोफेन। इसेंशियल मेडिसिन लिस्ट में हमने क्या कहा, इसेंशियल मेडिसिन लिस्ट में रोजमर्रा की इस्तेमाल होने वाली सारी दवाएं, अब सोच के देखो पैरासीटामोल और आइब्यूप्रोफेन अगर हजार रुपए की मिलने लगे तो कितने पेशेंट तो दवा खरीद ही नहीं पाएंगे। तो जिन दवाओं का इस्तेमाल डेली रूटीन में सबसे ज्यादा होता है उन दवाओं को सस्ता करके इसेंशियल मेडिसिन लिस्ट में डाल दिया गया है, ताकि इंडस्ट्री वाले, मैन्युफैक्चरिंग वाले, मार्केटिंग वाले मनमाने रेट पे दाम ना बढ़ा सके। इसेंशियल मेडिसिन लिस्ट की दवाओं के रेट गवर्नमेंट द्वारा तय किए जाते हैं। क्लियर। एंटीबायोटिक की बात करें, एमॉक्सिसिलिन, सिप्रोफ्लॉक्सासिन, मेट्रोनिडाजोल, आए दिन भाई ये दो एंटीबायोटिक खूब इस्तेमाल होती है, मेट्रोनिडाजोल का खूब इस्तेमाल होता है। ठीक, एंटी मलेरियल आर्टिमीथर है ना, क्लोरोक्विन, ये दवाएं, अब तो मलेरिया लगभग एक्सटिंक्ट हो गया हमारे देश में, अब ज्यादा मलेरिया नहीं होता, लेकिन एक समय था सबसे ज्यादा जानलेवा बीमारी हुआ करती थी, मलेरिया से बहुत लोग मर जाया करते थे, मींस डेथ का कारण होती थी, है ना। लेकिन अब आज की डेट में मलेरिया की दवाएं बहुत सारे मेडिकल स्टोर घूम डालो, दवाएं भी नहीं मिलेंगी, ठीक है। लेकिन तब ये इसेंशियल मेडिसिन लिस्ट में डाल दिया गया। एंटी रेट्रोवायरल मींस जो वायरल डिजीज होती है, एंटी वायरल डिजीज, उसकी जो ड्रग्स होती है भाई, वायरल डिजीज, बैक्टीरियल डिजीज खूब होती हैं, राइट। इसमें टेनोफोविर, लेमुविडीन और इफाविरेंज, ये सारी दवाएं, और भी काफी दवाएं हैं जो इसेंशियल मेडिसिन लिस्ट में। कार्डियोवैस्कुलर में भाई जाहिर सी बात आजकल हार्ट डिजीज, तो हार्ट डिजीज हर कैटेगरी की दवाएं इसेंशियल मेडिसिन लिस्ट में डाली गई है कि इंसान की जान ना जाए। इसेंशियल मेडिसिन लिस्ट का मतलब ही होता है आवश्यक दवाओं की सूची, और दवाएं आवश्यक कौन होंगी, जिनका इस्तेमाल ज्यादा होता है। अब कहा जाए तुम्हारे किचन में सबसे ज्यादा जरूरी यानी सबसे ज्यादा आवश्यक चीजों की लिस्ट बनाई जाए तो क्या बनाओगे, इसेंशियल आइटम्स की लिस्ट बनाई जाए तो दाल दोगे, दाल बनाओगे, चावल बनाओगे, है ना, दाल चावल आटा, और सब्जी में आलू टमाटर प्याज जो सबसे ज्यादा इसेंशियल हुआ ना भाई। बाकी तो सीजनल सब्जी हो गई, रही तो ठीक, नहीं रही तो ठीक, आलू टमाटर बन जाएगा, दाल चावल जरूरी है ना। तो इसेंशियल मेडिसिन लिस्ट जिसकी जरूरत हमेशा पड़ती है वही इसेंशियल, जिन दवाओं की जरूरत सबसे ज्यादा होती है वही इसेंशियल मेडिसिन लिस्ट में होती है। और इसेंशियल मेडिसिन लिस्ट WHO बनाता है जिससे सरकार का कंट्रोल रह सके इनके प्राइस पे, क्योंकि पब्लिक सबसे ज्यादा इन्हीं दवाओं को खरीदती है, क्योंकि ये बीमारियां एकदम व्यापक रूप से आम हैं, राइट। कार्डियोवैस्कुलर, एटेनोलॉल, इनैलाप्रिल, हाइड्रोक्लोरोथायोजाइड, है ना। डायबिटीज के लिए इंसुलिन, मेटफॉर्मिन, खूब दवाएं चलती हैं। वैक्सीन में BCG, हेपेटाइटिस बी, मीजल्स वैक्सीन, सब इसेंशियल इम्यूनाइजेशन में सरकारी अस्पताल में लग जाती है फ्री ऑफ कॉस्ट। रिप्रोडक्टिव हेल्थ के लिए कंबाइंड ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स और ऑक्सीटोसिन, ठीक है। साइकोथेरेपिक मेडिसिन में फ्लोक्सेटिन और हेलोपेरिडोल। एनेस्थेटिक की बात करें, लिडोकेन और प्रोपोफॉल, ठीक है। ये दवाएं, और भी लंबी लिस्ट है लेकिन बहुत बड़ी लिस्ट दे दूंगा तो याद नहीं कर पाओगे। फिलहाल ये रट्टाफिकेशन की कोई बात ही नहीं है, सिंपली दवाएं, पेन किलर, बुखार की दवाई, एंटीबायोटिक, मलेरिया, है ना, वायरल डिजीज, कार्डियोवैस्कुलर, डायबिटीज, वैक्सीन, रिप्रोडक्टिव, साइकोथेरेपी और एनेस्थेटिक, ये सारी कैटेगरी हैं। एक एक दो दो दवा के नाम लिख दो, इसेंशियल मेडिसिन लिस्ट बन गई, ठीक। कौन बनाता है, WHO बनाता। पब्लिश कौन करता है, WHO पब्लिश करता। कितने दिन पे ये अपडेट होती है, हर 2 साल पे अपडेट होती है ना। इंपैक्ट क्या होता है, हर आदमी को सही दवा सही समय पे सही दामों पे मिल सके, मींस रेशनल ड्रग थेरेपी को बढ़ावा देना, ये है इसेंशियल मेडिसिन लिस्ट। दूसरा पॉइंट ये था
स्टैंडर्ड ट्रीटमेंट गाइडलाइन याद रहे, एसेंशियल मेडिसिन लिस्ट सिर्फ 3 नंबर में आता है, कभी 5 नंबर में नहीं आएगा, 3 नंबर में ही कंटेंट तैयार करना। एसेंशियल स्टैंडर्ड ट्रीटमेंट गाइडलाइंस STG, ये भी हमेशा 3 लाइन में ही आता है, कभी भी 5 नंबर में नहीं पूछा जाएगा। भाई क्या है स्टैंडर्ड ट्रीटमेंट गाइडलाइन? अब इसमें ट्रीटमेंट का स्टैंडर्ड बताया गया है कि अपना दिमाग मत लगाओ, डॉक्टरों से बोल दिया गया अपना दिमाग मत लगाओ, इन चीजों पे ध्यान दो। स्टैंडर्ड रिटन गाइडलाइन है कि ये बीमारी होगी तो आपको इन चीजों पे ध्यान देना होगा। यही सब डॉक्टरों को पढ़ाया जाता है, वही पढ़ पढ़ के डॉक्टर बन जाते हैं, है ना। स्टैंडर्ड ट्रीटमेंट गाइडलाइन चिकित्सा पेशेवरों के लिए दिशा निर्देश होते हैं, डॉक्टर्स के लिए इंस्ट्रक्शन होते हैं, जो विभिन्न बीमारियों और स्थितियों के निदान और उपचार के लिए सबसे उपयुक्त तरीके हैं, रिसर्च किए हुए, जिसके एविडेंशियल प्रूफ हैं कि इस तरीके से इस बीमारी का इलाज करोगे तो बीमारी जल्दी ठीक हो जाएगी। भाई स्टैंडर्ड ट्रीटमेंट गाइडलाइन का मतलब यही है, एक स्टैंडर्ड है कि इस तरीके से बीमारी को ठीक किया जाए, उसकी गाइडलाइन दी गई। इसका उद्देश्य क्या है? रोगी की जो स्वास्थ्य सेवा है उसमें सुधार हो सके, और इस स्वास्थ्य सेवा में एक स्टैंडर्ड मानकीकरण को सुनिश्चित किया गया है चिकित्सा संस्थान, ताकि प्रभावी तरीके से पेशेंट का इलाज कर सके, पेशेंट की देखभाल कर सके और दवाओं का सही तरीके से उपयोग हो। इसके सिलेक्शन का क्राइटेरिया है, कुछ विशेषताएं हैं, इसको हम अंग्रेजी में समझते हैं। ये बीमारियां हैं, है ना। चलो भाई बात करते हैं अंग्रेजी में, हिंदी वाले हिंदी में देख लेना। स्टैंडर्ड ट्रीटमेंट गाइडलाइंस सिस्टमेटिकली डेवलपमेंट स्टेटमेंट डिजाइंड असिस्ट प्रैक्टिशनर, ये एक तरह का सिस्टमैटिक लिखी हुई गाइडलाइन है, किसके लिए? मेडिकल प्रैक्टिशनर के लिए। ये मेडिकल प्रैक्टिशनर को असिस्ट करती है कि आपको इस बीमारी में इस तरीके से ट्रीटमेंट करना है। डॉक्टर का काम भी आसान हो गया, ज्यादा दिमाग ही नहीं लगाना, लिखा है भाई ऐसे ठीक करना है ना। ऑब्जेक्टिव हाई क्वालिटी एंड कंसिस्टेंट हेल्थ केयर, जो हेल्थ केयर पेशेंट को प्रोवाइड की जा रही है उसकी क्वालिटी हाई हो सके। क्यों? क्योंकि लिखा हुआ है कि ऐसे ठीक करना है, और ऐसे ही थोड़ी लिख दिया गया, इसके प्रूफ हैं, इसके एविडेंस हैं कि इस तरीके से पहले भी इलाज किया गया तो पेशेंट जल्दी ठीक हो गया है। ठीक है। इंश्योर स्टैंडर्डाइजेशन ऑफ मेडिकल प्रैक्टिस मींस ये क्यों किया गया है? मेडिकल प्रैक्टिस में यूनिफॉर्मिटी और एक स्टैंडर्ड लाने के लिए। क्लियर। ऑप्टिमाइज यूज ऑफ मेडिकल रिसोर्स एफिशिएंटली, मेडिकल जो दवाएं मिल रही हैं, जो मेडिसिन मिल रही हैं, जो मेडिकल के रिसोर्सेज हैं, उनका इस्तेमाल बराबर तरीके से किया जाए। हेल्थ केयर की जो कॉस्ट दिन ब दिन बढ़ती जा रही है उसको कंट्रोल करने के लिए भाई डॉक्टर अपने मन से इलाज किए जा रहा है। बीमारी जैसी बीमारी नहीं, दुनिया भर के पता लगा, लाखों रुपए के टेस्ट कर लिए, बड़े बड़े हॉस्पिटल में पहुंच जाइए तो वहां तुम देखोगे खुद की 50,000 रुपए के तो खाली वो टेस्ट कर डालते हैं, समझे। ट्रीटमेंट तो शुरू ही नहीं हुआ, लाखों रुपए पहले लग गए। ठीक है। प्रमोट द रेशनल यूज ऑफ मेडिसिन। एग्जाम्पल की बात किया जाए, एग्जाम्पल स्टैंडर्ड ट्रीटमेंट गाइडलाइन, तो अगर कोई पेशेंट हाइपर टेंशन का आया आपके पास तो क्या करोगे? सबसे पहले ब्लड प्रेशर मेजर करोगे और रिस्क फैक्टर असिस्ट मींस पहले हाइपर टेंशन है कि नहीं ये डायग्नोस्ट करोगे। अगर डायग्नोस हो गया हाइपर टेंशन है तो ट्रीटमेंट कैसे करना है उसका एक टारगेट बनाओ। अचीव एंड मेंटेन द टारगेट ब्लड प्रेशर, किस तरीके से ब्लड प्रेशर मेंटेन होगा उसका टारगेट, ये स्टैंडर्ड ट्रीटमेंट गाइडलाइंस है ना। फिर मेडिकेशन सिलेक्शन, फिर मेडिकेशन सिलेक्शन की बात की जाए, मेडिकेशन सिलेक्शन में फर्स्ट लाइन और सेकंड लाइन ड्रग्स हैं। फर्स्ट लाइन ड्रग में जैसे इनैलाप्रिल हो गया, कैल्शियम चैनल ब्लॉकर हो गया, एम्लोडिपिन हो गया, डायूरेटिक्स हो गए, है ना। फर्स्ट लाइन जो सबसे पहले इस्तेमाल की जाती है। सेकंड लाइन में भी दो दो दवाएं याद कर लो, एल्डोस्टेरोन याद कर लो, मेटोप्रोपिलोल याद कर लो, है ना। मींस एक एक दो दो दवाएं। फिर मॉनिटरिंग की बात करें, क्या मॉनिटर करोगे भाई? कोई ब्लड प्रेशर का पेशेंट तो ब्लड प्रेशर मॉनिटर करोगे। पेशेंट एजुकेशन में क्या करोगे? पेशेंट को समझाओगे भाई दवाएं इस तरीके से खाई जाएं, अगर दवाएं इस तरीके से खाई जाएं तो ज्यादा अच्छा होगा, है ना। पेशेंट काउंसलिंग करके पेशेंट को समझाओ दवाओं की इंपॉर्टेंस को। दूसरा, अगर कोई डायबिटीज का पेशेंट आ गया तो सबसे पहले डायग्नोसिस करो वाकई में उसको डायबिटीज है कि नहीं। तो फास्ट प्लाज्मा ग्लूकोज, HbA1c लेवल, है ना, पैथोलॉजी में लिख के भेजो, ये टेस्ट की रिपोर्ट आ जाएंगी। अगर डायबिटीज पॉजिटिव निकली तो फिर टारगेट क्या रहेगा? मेंटेन द ब्लड ग्लूकोज लेवल विद टारगेट रेंज। याद करो, इसमें कुछ रट्टा नहीं है, सिर्फ समझो। भाई पेशेंट आया तुम्हारे पास डायबिटीज का, क्या करोगे? पहले चेक करो डायबिटीज है कि नहीं,
फिर ट्रीटमेंट कैसे करोगे? ट्रीटमेंट का टारगेट क्या होना चाहिए? डायबिटीज में ब्लड ग्लूकोज लेवल बढ़ जाता है, तो तुम्हारा टारगेट क्या होना चाहिए? ब्लड ग्लूकोज लेवल नॉर्मल आ जाए। अब बात क्या करोगे? मेडिकेशन, दवाएं चूज करोगे। सबसे पहली फर्स्ट लाइन में मेटफॉर्मिन, सेकंड लाइन में सल्फोनिल यूरिया, सल्फोनिल यूरिया में ग्लिपिजाइड, इंसुलिन थेरेपी देते हैं। अगर बहुत ज्यादा क्रोनिक हो गया या टाइप 1 डायबिटीज है तो क्या देंगे? इंसुलिन थेरेपी शुरू कर देंगे। मॉनिटरिंग में क्या करोगे? मॉनिटरिंग में वही ब्लड ग्लूकोज लेवल मेंटेन रखो और पेशेंट को समझाते रहो कि भाई सेल्फ मॉनिटर भी करते रहो बीच बीच में, भाई अपनी डायबिटीज वाली किट ले लो और उसे चेक करते रहो कि कहीं पे मींस, ताकि वो अपना ब्लड ग्लूकोज मैनेज कर सके, है ना। फिर अस्थमा का पेशेंट अगर तुम्हारे पास आएगा तो क्या करोगे? अस्थमा के पेशेंट को सांस लेने में दिक्कत होगी, है ना, तो फिर क्या कैसे चेक करोगे? भाई पहले पल्मोनरी लंग मींस लंग फंक्शन टेस्ट कर लो, यानी पल्मोनरी फंक्शन टेस्ट कर लो, पीक फ्लो मीटर फूक फूक के देखो उसके लंग्स की कैपेसिटी कितनी है। ट्रीटमेंट गाइडलाइन में क्या करोगे? सबसे पहले तो कि भाई वो सांस का फूलना कम हो जाए, टारगेट में रखो, जो सिम्टम्स है वो कंट्रोल हो। फिर मेडिकेशन में आ जाओ, वही फर्स्ट लाइन में कॉर्टिकोस्टेरॉइड इनहेलेशन, है ना, रोटामीटर से, बुडेसोनाइड और शॉर्ट एक्टिंग में बीटा एंटागोनिस्ट। सेकंड लाइन में साल्मेटेरॉल, जरूरी नहीं है फर्स्ट लाइन सेकंड लाइन लिखो, कंफ्यूज हो रहे हो, सिर्फ दो दवाएं लिखते चलो। मेडिकेशन सिलेक्शन में कोई जरूरत नहीं फर्स्ट लाइन सेकंड लाइन लिखने की, सिंपल लिखो, कॉर्टिकोस्टेरॉइड में बुडेसोनाइड दे दिया और एल्ब्यूटेरॉल दे दिया, बस मेडिकेशन सिलेक्शन में जितना आसान लिख सको। मॉनिटरिंग में क्या करोगे? जो सिम्टम है उनको मॉनिटर करोगे कहीं बढ़ तो नहीं रहे हैं। फिर पेशेंट एजुकेशन में क्या करोगे? पेशेंट को समझाओगे कि सही तरीके से कैसे इनहेल करते हैं, और किसी भी तरीके के, भाई अस्थमा ट्रिगर होता है एलर्जेंस से, ऐसे किसी एरिया में मत जाओ जहां से आपका अस्थमा बढ़े। ज्यादा ठंडी जगह पे मत जाओ, ज्यादा गर्म जगह पे मत जाओ, जहां पे डस्ट ज्यादा उड़ रही हो वहां पे मत जाओ। गांव वगैरह में गेहूं जब कटता है तो गेहूं के सीजन में थ्रेशरिंग होती है, बहुत सारी डस्ट उड़ती है, तो ऐसे किसी जगह मत जाओ। जहां पे मार्बल कट रहा हो ऐसी किसी भी जगह मत जाओ, वरना आपका अस्थमा खतरनाक हो सकता है। इन्फेक्शियस डिजीज जैसे निमोनिया हुआ, है ना, जरूरी नहीं सारी डिजीज लिखो, हार्डली 2 डिजीज लिख दो बस, मैंने तो ज्यादा बता दी कि जो आसान रहे वो तुम कर लो। डायग्नोसिस में क्लिनिकल सिम्टम, चेस्ट एक्सरे और स्पुटम कल्चर पता करो पहले डायग्नोसिस से। फिर ट्रीटमेंट में क्या भाई? निमोनिया जिससे कंट्रोल हो, पहले प्रिवेंट द कॉम्प्लिकेशन, निमोनिया की वजह से जो कॉम्प्लिकेशन कठिनाई होने के चांस है वो ना होने पाए। मेडिकेशन सिलेक्शन में मेडिसिन जैसे एमॉक्सिसिलिन, क्लेवेनेट, पोटेशियम, एजिथ्रोमाइसिन ले लिया। मॉनिटरिंग में जो भी क्लिनिकल सिम्टम्स है वो कंट्रोल है कि नहीं उसको मॉनिटर करते रहो। पेशेंट एजुकेशन में कंप्लीट फुल कोर्स पेशेंट को बताओ कि भाई पूरा कोर्स करना पड़ेगा तभी तुमको आराम मिलेगा, पूरा कोर्स करोगे तभी तुमको आराम मिलेगा। तो क्लियर? अब एक चीज बताओ, स्टैंडर्ड ट्रीटमेंट गाइडलाइन और एसेंशियल मेडिसिन लिस्ट में कहीं कोई कंफ्यूजन हो तो बताओ, क्योंकि ये जो 2 सवाल हैं, 2 क्वेश्चन है, शॉर्ट नोट ऑन एसेंशियल मेडिसिन लिस्ट, है ना, और शॉर्ट नोट ऑन एसटीजीज। ठीक, स्टैंडर्ड ट्रीटमेंट गाइडलाइंस ये एग्जाम में पूछे जाते हैं, प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चन पेपर में दिखाऊंगा तो तुम देखोगे कि कई बार ये क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो इन दोनों पॉइंट में कोई कंफ्यूजन हो बताओ, रेशनल यूज ऑफ मेडिसिन में कोई कंफ्यूजन हो बताओ, एविडेंस बेस्ड मेडिसिन में कोई कंफ्यूजन हो बताओ, और अगर कंफ्यूजन नहीं है तो ये 4 पॉइंट अगर तुम्हारे तैयार हो गए तो पहली यूनिट में कोई कंफ्यूजन नहीं, मींस कम से कम 5 से 8 नंबर सिक्योर कर लोगे सिर्फ पहली यूनिट से। बहुत स्कोरिंग यूनिट है, मतलब ये क्वेश्चन कंफर्म है। 5 नंबर पहली यूनिट में हर साल पूछे जाते हैं। तुम्हारे यहां लाइब्रेरी में प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चन पेपर रखे होंगे, किसी भी साल के क्वेश्चन पेपर उठा के तुम देख लेना, चाहे इस साल के, चाहे उसके पिछले साल के, चाहे जब। क्लियर? कोई कंफ्यूजन नहीं है ना। रेशनल यूज ऑफ मेडिसिन, सही दवाई सही समय पे सही पेशेंट को सही टाइम पे सही कॉस्ट में दी जाए, रेशनल यूज ऑफ मेडिसिन। एविडेंस बेस्ड मेडिसिन, ऐसी ट्रीटमेंट किया जाए जिसके प्रूफ मौजूद हो पहले से कि इस बीमारी में इस तरीके से ट्रीटमेंट किया गया, ये दवाएं दी गई, इतने डोज में दी गई, पेशेंट ठीक हो गया, मींस जिसका ऑलरेडी प्रूफ मौजूद है। इसेंशियल मेडिसिन लिस्ट, रोजमर्रा में इस्तेमाल होने वाली जितनी भी दवाएं हैं वो इसेंशियल मेडिसिन लिस्ट में, जो उनके दाम कम होते हैं। इसको WHO कंट्रोल करता है, हर 2 साल पे अपडेट करता है, राइट, कौन, और पब्लिश भी WHO करता है। ठीक, फिर तुम्हारी आ गई स्टैंडर्ड ट्रीटमेंट गाइडलाइन, उसमें क्या है, रिटन डॉक्यूमेंट है कि इसका पेशेंट अगर आपके पास आता है
तो फिर इस तरीके से आपको इसका ट्रीटमेंट करना है। क्लियर? अब ये यूनिट बहुत अच्छे तरीके से पढ़ लेना, कम से कम 5 नंबर, कहने को 5 नंबर होता है। अजीत कुमार, यस, एग्जिट एग्जाम का कोर्स तो चल ही रहा है ना बेटा, अभी कितना, इसी महीने तो शुरू हुआ है ना, इसी महीने के स्टार्टिंग में एग्जिट एग्जाम का नया बैच चालू हुआ, पुराना तो ऑलरेडी चल रहा है। ठीक है, खैर क्लियर है इतनी चीज? तो इस टॉपिक में कोई कंफ्यूजन नहीं ना? क्वेश्चन आएगा तो कर लोगे, इसके नोट्स बना लेना, पीडीएफ कल मॉर्निंग में अपलोड हो जाएगी। कल संडे है, चूंकि ऑफ रहेगा। मंडे को इस पूरी यूनिट से जितने भी एमसीक्यू पॉसिबल बन सकते हैं वो सारे एमसीक्यू में बना के उसकी प्रैक्टिस करा दूंगा। मतलब पहली यूनिट से कोई भी क्वेश्चन आएगा तुम्हारा बच नहीं सकता, चाहे वो एमसीक्यू से आए, चाहे वो फिल इन द ब्लैंक्स आए, चाहे आंसर इन वन वर्ड से आए। हम फिल इन द ब्लैंक्स की प्रैक्टिस भी करेंगे, आंसर इन वन वर्ड की भी प्रैक्टिस करेंगे, आंसर इन वन सेंटेंस की भी प्रैक्टिस करेंगे, हम एमसीक्यू की भी प्रैक्टिस करेंगे कि किसी भी तरीके से क्वेश्चन आए तो पहली यूनिट आपकी 100% क्लियर होनी चाहिए। क्लियर? मंडे को हम इसके एमसीक्यू करेंगे और ट्यूसडे से अभी पहली यूनिट फार्माकोलॉजी की बची है। क्लियर? तो हम बताया ना, तुम्हारे कॉलेज में सेशन स्टार्ट होने से पहले हम पहले सेशनल का सिलेबस खत्म कर देंगे। ठीक? पहले, अभी तो कॉलेज ही तुम लोगों के सितंबर में स्टार्ट होंगे। क्लियर? और कॉलेज स्टार्ट होने से पहले सेशनल का सिलेबस खत्म कर देंगे। क्लियर? इस बार टारगेट है कि अप्रैल से पहले सारा सिलेबस हम खत्म करके अप्रैल से ही रिवीजन शुरू करा दें। क्लियर है? पढ़ते रहो, दोस्तों को शेयर करते रहो, जूनियर्स को अपने बताते रहो। यस दीपू जायसवाल, बताओ भाई क्या समस्या है तुम्हारी? यस, चैप्टर 1 कंप्लीट करा देंगे, बताया ना मैंने, ट्यूसडे से चैप्टर 1 ही रहेगा। तुम्हारे यहां प्रैक्टिकल नहीं हुआ, कोई बात नहीं, 31 तारीख तक का टाइम दिया गया है। जितना देखो, आगे आगे भागने की किसी को जरूरत नहीं, जितना मैं पढ़ाता जाऊं उतने के नोट्स बनाते जाओ, जितना मैं शेयर कर दूं बस सिर्फ उतने लिखते चलो, कुछ भी एक्स्ट्रा करने की तुमको जरूरत नहीं, समय समय पे मैं सब बताता रहूंगा। यस गिरीश, एमएसबीटी सिर्फ शुरू हुआ है, इवन एमपी बोर्ड भी एमएसबीटी के बाद हुआ है, एमपी बोर्ड में भी अभी क्लासेस स्टार्ट नहीं हुई है। एमएसबीटी का एग्जाम भी सबसे पहले होता है, कुछ छोड़ना नहीं है, सच लिख लो। भाई तुम्हारा एग्जाम भी तो मई लास्ट में हो जाता है ना? एमपी का जून स्टार्ट में हो जाता है, यूपी वालों का जून लास्ट में शुरू होता है और अगस्त जुलाई तक खत्म हो जाता है। ओके, चलो भाई पढ़ते रहो, कोई दिक्कत नहीं है। और एमएसबीटी तुम्हारे फर्स्ट सेशनल से पहले हम फर्स्ट सेशनल का सिलेबस खत्म कर देंगे। ओके, चलो भाई बाय।